करते हैं आपका सबक नंबर 12 आदमी की कहानी। ठीक है, इससे पहले कि आपके सारे सबक अपलोड किए जा चुके हैं, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, अब आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी सारे चैप्टर्स आपके आंसर के साथ एक्सप्लेन करके डालूंगी ताकि आपको मदद भी हो जाए और आपके एग्ज़ाम्स में मार्क्स भी अच्छे आ जाएँ। तो आदमी की कहानी पढ़ने से पहले हमें इसके राइटर के बारे में जानना ज़रूरी है। तो चलिए पहले राइटर के बारे में पढ़ते हैं कि इसको लिखा किसने है, और उसके बाद आदमी की कहानी पढ़ के हम क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। तो देखिए, ये आपका लिखा है प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब ने। ठीक है, ये कब 1902 में पैदा हुए थे और 1985 में इनका इंतकाल हो गया था। ठीक है, तो ये आपको इनकी तस्वीर दिख रही है। अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं कि कौन थे, क्या थे। तो देखिए, यहाँ लिखा है मोहम्मद मुजीब लखनऊ में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? लखनऊ में। उनकी इब्तिदाई तालीम घर पर ही हुई, यानी कि इब्तिदाई यानी शुरू की तालीम। ठीक है, जैसे प्री वगैरह जो होते हैं, प्री स्कूल या प्ले स्कूल में हम लोग जाते हैं, वो उन्होंने नहीं किया। क्यों? पहले ज़माने में ये सब चीज़ें होती ही नहीं थी। 1918 में सीनियर कैम्ब्रिज का इम्तिहान पास किया। 1919 में वकालत की तालीम हासिल करने के लिए इंग्लैंड गए। ठीक है, अब ये कहाँ गए? इंग्लैंड गए। किस लिए गए? वकालत की तालीम हासिल करने के लिए गए। ठीक है, 1922 में बीए ऑनर्स पास किया। लंदन में उन्होंने फ्रांसीसी और लातिनी सीखी। ये आपकी दोनों ज़बानें हैं, फ्रांसीसी ज़बान और लातिनी ज़बान। ठीक है, वहाँ से बर्गन गए और फिर जर्मनी ज़बान में भी कमाल हासिल किया, यानी उन्होंने जर्मनी ज़बान को भी सीखा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा है, देखिए, वतन वापसी के बाद जामिया मिलिया इस्लामिया में उस्ताद मुकर्रर हुए, यानी कि जब वो वापस आ गए हिंदुस्तान पढ़ लिख कर अपने, तो जामिया मिलिया इस्लामिया आप सब जानते हैं, जो जामिया यूनिवर्सिटी है, उसमें क्या हो गए? उस्ताद मुकर्रर हो गए, यानी पढ़ाने लगे। 1948 में उन्होंने शेख उल जामा के जिम्मेदारी संभाल ली और इसी अहदे पर सबकदोश हुए। ठीक है, यानी कि सबकदोश हुए, यानी यहीं से ही उनको रिटायरमेंट मिली। जब तक रहे तब तक कि वो यहीं रहे। आगे क्या लिखा है? उन्हें कुतुबीनी, फ़न तामीरी, संग तराशी, मुजस्सम साजी, मुसव्विरी, मौसीकी और बागबानी से दिलचस्पी थी। देखिए, यानी ये सारी चीज़ें इन्हें पसंद थी। आपको मतलब लिखना पसंद था। कुतुबीनी यानी किताबें पढ़ना, फ़न तामीरी यानी कुछ मतलब इमारतें वगैरह बनवाना, इस तरह से है ना। संग तराशी, जो पत्थर से तराश करके चीज़ें बनाई जाती हैं। मुसव्विरी हो गई आपकी ड्राइंग करना। मौसीकी यानी कि म्यूज़िक हो गया। मुजस्समा साजी हो गया आपका जो मूर्ति वगैरह बनाई जाती है, उस तरह से, है ना। तो ये सारी आपके मतलब उनकी हॉबीज़ थी। इल्मी मैदान में तारीख़ निगारी उनका पसंदीदा मौजू था। यानी अगर आप पढ़ाई लिखाई की बात करें, जब हम इस तरह से कुछ लिखने बैठते हैं, जैसे अलग शायर होते हैं, है ना, अदीब होते हैं। अब क्या होता है, अदीब, अब आप जब अदब लिखते हैं, यानी अगर आप राइटर बनते हो, तो राइटिंग के लिए भी अलग अलग चीज़ें हैं कि आप क्या लिखना पसंद करेंगे। तो उन्हें तारीख़ निगारी लिखना बहुत ज़्यादा पसंद था। तारीख़ निगारी का मतलब क्या हो गया? पुराने वाक़यात जो है उनको ज़्यादा लिखना पसंद करते थे। जैसे अब देखिए, इन्होंने दुनिया की कहानी 1931 में लिखा। तारीख़ फ़लसफ़ा सियासत 1936 में लिखा। तारीख़ तमद्दुन हिंद 1957 में लिखा। इसी तरह से रूसी अदब की तारीख़ 2 जिल्दों में उन्होंने लिखी, 1960 में लिखी। ये उनकी मशहूर तसानीफ़ है ना। तसानीफ़ का मतलब तसनीफ़ की जमा, यानी उनकी राइटिंग्स। प्रोफेसर मुजीब को अदब से भी गहरी दिलचस्पी थी, यानी वो अदब से भी दिलचस्पी रखते थे। उन्होंने ड्रामे पर खुसूसी तवज्जो दी, यानी कि उनकी जो तवज्जो थी वो ड्रामों पर भी थी काफ़ी। तो उन्होंने 8 ड्रामे लिखे। ठीक है, उनमें से खेती, अंजाम, खाना जंगी और आजमाइश, है ना, जामियाते के निसाब में भी शामिल रहे हैं। बच्चों के लिए उन्होंने एक ड्रामा लिखा था जिसका क्या नाम था? आओ ड्रामा करें। ठीक, उन्होंने अफसाने भी लिखे जिनमें कीमियागर, बागी, चिरागे राह, अंधेरा और पत्थर जो है वो मकबूल हुए, यानी कि फेमस हुए। उसके बाद लिखा है वो एक कामयाब मुतरजिम भी थे। मुतरजिम का मतलब होता है तर्जुमानिगार, जो किसी इंग्लिश को, हिंदी को, है ना, किसी दूसरी ज़बान में यानी उर्दू में तर्जुमा करे, या उर्दू की किसी किताब को इंग्लिश में तर्जुमा करे, उसे मुतरजिम कहते हैं। उनकी कौमी, इल्मी और अदबी खिदमात के एतराफ़ में हुकूमत हिंद ने उन्हें पद्म भूषण का खिताब दिया था, यानी कि उन्हें पद्म भूषण से भी नवाजा गया था। तो इस तरह से हमने पढ़ लिया आपके राइटर के बारे में। अब हम चलते हैं आपकी कहानी को पढ़ते हैं, जो आज हमें पढ़ना है। तो आज हमें पढ़ना है आदमी की कहानी। तो लिखा है, आजकल के आलिम कहते हैं कि हमारी दुनिया पहले आग का एक गोला थी। यानी अगर आज के जो आलिम है, साइंटिस्ट है मोस्टली, वो क्या कहते हैं कि हमारी दुनिया पहले आग का गोला थी। उस आग का नहीं जो हमारे घरों में जलती है, ये एक और ही आग थी जो बन जाए, जली और
बिना बुझाए बुझ गई। ठीक है, यानी कि आप क्या बोलते हैं कि ये वो आग नहीं है जो हमारे घर में जलती है, बल्कि ये एक और ही किस्म की आग है जो बिन जलाए जल गई थी, यानी बिना जलाए जली थी और बिना बुझाए बुझ गई थी। शायद ये वो चीज़ थी जिसे हम बिजली कहते हैं, यानी कि ये जो आग है शायद ये वो वाली आग है जिसे आज हम बिजली कहते हैं। लेकिन कभी ना कभी दुनिया आग का गोला थी, यानी हम मानते हैं कि आग का ही गोला थी दुनिया ज़रूर, क्योंकि हमें ऐसे ही लाखों गोले, आपके बहुत सारे गोले हैं ना, करोड़ों आग के गोले आसमान में चक्कर खाते दिखाई देते हैं और हमारी ज़मीन पर अब भी आतिशफ़शा पहाड़ जब चाहते हैं दहकती आग उगल देते हैं। यानी आप जानते ना यहाँ किसकी बात हो रही है, आपके वॉल्केनो की बात हो रही है कि जब आप देखें कि आतिश माने क्या होता है, आग, फिशा माने निगलने वाला है ना, ऐसे ऐसे पहाड़ जो आग के हैं जब चाहे वो आग उगल देते हैं। यानी ये आपकी किसकी बात होगी, वॉल्केनो की। दहकती आग उगल देते हैं, यानी कि उसके अंदर से जो आपके लावा है वो निकल ही आता है। या ज़मीन के अंदर से खौलते पानी के चश्मे फूटते हैं। आपने देखा होगा जहाँ पे सर्दी ठंडा इलाका होता है अक्सर वहाँ पे आपने डोरेमोन अगर देखा हो ना, डोरेमोन या नोबिता, ये जो नाटक है आपके शिनचैन वगैरह, तो आपने देखा होगा उसमें ना गर्म पानी के तालाब निकलते हैं। तो वही चीज़ है, वही चश्मों की बात हो रही है कि गर्म पानी के चश्मे निकल जाते हैं। दूसरे आग के गोले जो दुनिया से बहुत बड़े और बहुत ज़्यादा पुराने हैं, अब तक आग ही आग है, यानी कि ऐसे और भी गोले हैं जो दुनिया से बहुत ज़्यादा पुराने हैं लेकिन आज भी आग में ही है। दुनिया में ये आग पानी और ज़मीन क्यों बन गई, यानी हमें नहीं पता कि हिंदुस्तान कह रही हूँ, दुनिया में ये जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर ये आग जो आज तक सब जग गोलों में आग ही है, हमारे यहाँ पानी और ज़मीन क्यों बन गई, हमें नहीं मालूम ये बात। ठीक है, बस हमारी किस्मत में कुछ यही लिखा था, यानी हम ये मान के चलते हैं कि शायद हमारी किस्मत में यही लिखा था, इसीलिए ये जो आग है ये पानी बन गई। हाँ, तो फिर एक वक्त आया जब ये दुनिया सर्द पड़ गई, यानी ठंडी हो गई। भाप और दूसरी गैसें पानी हो गई, यानी कि भाप और इसके साथ साथ बाकी जो गैसें थी वो सब क्या हो गई, पानी हो गई। जो ज़्यादा ठोस हिस्सा था वो चट्टान बन गया। ये सब हुआ कब, आजकल के आलिम, यानी कि आजकल के जो पढ़े लिखे साइंटिस्ट हैं, ज़मीन की साख से, यानी ज़मीन के जो हिस्सा है उसे छूकर पता लगाते हैं, या चट्टानों से या धातुओं से कुछ हिसाब लगा सकते हैं, बल्कि लगाते हैं। लेकिन ये हिसाब संख 10 संख बरस के भी आगे निकल जाता है। ठीक है, बेचारे आदमियों की खोपड़ी में साइंस का ये हिसाब समा नहीं सकता, यानी हम आप जैसे लोग जो इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते हैं कि यह क्या बात हो रही है। दुनिया जब सर्द पड़ गई तो कहीं से समंदर की तह में ज़िंदगी का बीज पहुंच गया, यानी जब दुनिया ठंडी हो गई उसके बाद समुद्र की ज़मीन के अंदर, समुद्र में भी गहराई में जाकर ज़िंदगी का कोई एक बीज पहुंचा। वहाँ वो फटा और फला फूला। ठीक है, नहीं, वो वहाँ फटा और बड़ा हुआ, फला फूला। लाखों करोड़ों बरस में तरह तरह के भेस बदले, आहिस्ता आहिस्ता, यानी वही लाखों करोड़ों बरस में से उसने पौधे और कीड़ों की सूरत में खुश्की की तरफ कदम बढ़ाया। ठीक है, अब क्या हुआ, पौधे और जानवर की सूरत इख्तियार की, कुछ पानी में ही रहे, बाकी सब धरती की तरफ निकल आए। पानी के बगैर, यानी सांस लेकर जिंदा रहने की सलाहियत पैदा की। अब कुछ ने ऐसे ही भी सलाहियत अपने अंदर पैदा कर ली कि वो पानी से बाहर रहकर बस सांस लेने लगे। पौधे ऊँचे होने लगे और सर उठाकर आसमान की तरफ लपके। ठीक है, जो कीड़े थे वो मछली बनकर तैरे, यानी अब यहाँ क्या है, पेड़ पौधे बने, मछलियाँ बनी, है ना। तो क्या लिखा है, उल्टे पानी में पाँव के बल चले, खुश्क ज़मीन पर, अब जैसे सूखी ज़मीन है पर रेंगना शुरू किया, हवा में परिंदे बनकर उड़े। ठीक है, चौपाइयों का रूप लेकर दौड़ने लगे। कहते हैं कि गलते पानी और खुश्की में ज़िंदगी ने जो ये इब्तिदाई शक्लें पाई वो बड़ी भयानक थी। ठीक है, यानी कि जो इसमें शक्लें आई, इब्तिदाई सूरतें थी, चाहे इंसान की हों चाहे जानवर की हों, वो बहुत ज़्यादा भयानक थी। 40 फीट लंबे मगरमच्छ, 20-20 हाथ ऊंचे हाथी, किसी जानवर की गर्दन इतनी लंबी कि हवा में उड़ते परिंदों को पकड़ ले, किसी का मुंह दुम के सिरे तक 100 फीट से ज़्यादा लंबा हो गया। इन जानवरों को जो नाम दिए गए वो भी ऐसे ही भयानक हैं। बर्नटोसॉरस, इग्थ्योसॉरस, मिगलोसॉरस वगैरह। लेकिन दुनिया को शायद अपनी ये औलाद पसंद ना थी, या
या ये जानवर बढ़ते बढ़ते ऐसे बेडौल हो गए कि ज़िंदा रहना दुश्वार हो गया। ठीक है, ये आपके सारे लगभग मतलब पुराने ज़माने के डायनासोर्स की बात हो रही है। बहरहाल वो गायब हो गए। ठीक है, यानी वो सब क्या हो गए, गायब हो गए। और जब तक आजकल के साइंसदानों ने उनकी हड्डियां नहीं मिली थी, जब तक कि हम कहते हैं उनकी हड्डियां नहीं मिली थी, किसी को पता भी न था कि एक ज़माने में ऐसे देव और अजदह हमारी दुनिया में आबाद थे। यानी जब तक हड्डियां नहीं मिली थी इन लोगों की, ये भी नहीं पता था कि इस तरह से कोई और लोग भी हमसे पहले इस दुनिया में रहते थे। खुशकी पर इन बड़े जानवरों के बाद जो नए नमूने नज़र आए वो थे तो ऐसे ही डरावने, मगर उनमें आजकल के जानवरों की ये सिफत थी कि वो अपने बच्चों को शुरू में दूध पिलाकर पालते थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इसके बाद जो जानवर हमें मिलते हैं, इसके बाद जिनके नमूने मिलते हैं, वो भी उन्हीं की तरह डरावने खूंखार थे, लेकिन उनमें एक चीज़ जो थी वो आज के जानवरों की तरह थी। वो सिफत ये थी, वो अच्छाई, सिफत माने अच्छाई, वो अच्छाई ये थी कि वो आज के जानवरों की तरह ही दूध पिलाते थे। ऐसे जानवर पहले किस्म के जानवरों से ज़्यादा सख्त जान निकले और दुनिया की मुसीबतों को झेल ले गए। यानी पहले के जानवर वो हल्के थे, वो ज़रा सी तकलीफ़ में मर गए, ख़त्म हो गए, नेस्त नाबूद हो गए। लेकिन ये जानवर थोड़े सख्त निकले और दुनिया की जो मुसीबतें उनके ऊपर आई उनको वो झेल गए। फिर भी उनकी बहुत सी किस्में मर मिटी, यानी कि बहुत सारी ऐसी किस्में जो ख़त्म हो गई हैं। जो बाकी बची उनके भी जिस्मों में ऐसी तब्दीलियाँ होती रहीं कि वो मौसम की सख्तियों को अच्छी तरह से बर्दाश्त कर सके और दूसरे जानवरों से अपनी जान भी बचा सके। ठीक है, अब क्या हुआ कि उनके अंदर, लेकिन जो देखिए ज़्यादातर तो मर गए, लेकिन उसके बावजूद जो बचे उनके अंदर ऐसे चेंजेस आते रहे कि वो एक तो मौसम की जो चेंजेस है, सर्दी गर्मी, इस तरह से बार बार उनका आना, उसको झेल लें, उसको बर्दाश्त कर लें। और इसके अलावा जो उनके दूसरे खूंखार जानवर हैं जो उनकी जान के दुश्मन है, उनसे भी अपने आप को बच सके, अपने आप की, अपनी जान की अपनी हिफाजत कर सके। इस तरह तरक्की करते करते जानवरों की एक किस्म ने ऐसी शक्ल पाई होगी जो आदमियों की शक्ल से कुछ मिलती होगी। ठीक है, यानी अब जानवरों ने अपनी तरक्की शुरू करी, मतलब उन जानवरों ने करी, बाकी जानवर नहीं कर पाए। सोचने वाली बात है। कुत्ता बिल्ली ये तरक्की नहीं कर पाए, लेकिन हाँ उन जानवरों ने तरक्की कर ली। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो कहते हैं उनकी शक्ल आदमियों जैसी होगी, लाहल विला कुव्वत। फिर आगे बोलते हैं जानवरों की इस किस्म को आसानी से हम बनमानुस कह सकते हैं। इन बनमानुस ने चार पैरों की जगह 2 पैरों से चलना सीखा और अगले 2 पैरों से पकड़ने, उठाने, फेंकने का काम लेने लगे। ठीक है, यानी कि आगे के जो 2 पैर थे वो उनके हाथ का काम करने लगे और पीछे के पैर जो है वो चलने का काम करने लगे। कुदरत ने उनकी मदद की और उनके अगले 2 पैर जो थे वो पंजों की तरह हो गए। ठीक है, उनकी ज़बान भी कुछ खुल गई और वो दूसरे जानवरों से बहुत ज़्यादा होशियार हो गए। ठीक है, उनकी ज़बान खुल गई का मतलब ये है कि वो बोलने भी लगे और दूसरे जानवरों से बहुत ज़्यादा होशियार भी हो गए, यानी वो बाद में चल के इंसान कहलाए। ठीक है, ये सब हज़ारों बरस में हुआ और फिर कहते हैं कि दुनिया की आबो हवा बदली। यानी ये सारी चीज़ें जो अभी तक हमने पढ़ी, इसे करने में हज़ारों बरस लग गए और उसके बाद कहा जाता है कि दुनिया की आबो हवा फिर से बदली और ऐसी ठंडी पड़ी कि इसका बहुत सा हिस्सा बर्फिस्तान हो गया। ठीक है, बर्फिस्तान का मतलब क्या, बर्फ़ हो गया, जम गया, आइसी जा गया। और बर्फ़ के खिसकते फिसलते पहाड़ जो थे, पहाड़ों ने सब कुछ अपने तले रौंद डाला, यानी सब कुछ अपने नीचे दबा दिया। फिर गर्मी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी, यानी पहले बर्फ़ आई, अब फिर आहिस्ता से गर्मी आ गई। बर्फिस्तान पिघल कर समंदर हो गए और ज़मीन और ज़िंदगी फिर उभरी और फैली। यानी कि अब क्या हुआ कि अब फिर से वो बर्फ़ पिघला और समुंदर बन गया, यानी पानी बन गया और दोबारा से ज़िंदगी के नमूने नज़र आने लगे। इस तरह 4 मरतबा हुआ और उस वक्त ज़मीन में कई 100 गज़ नीचे तक हमें इस वक्त जो चीज़ हमें मिलती है, जो कुछ मिलता है वो उन्हीं गर्मी और सर्दी के फेरों की दास्तान सुनाता है। यानी अब हम जो भी चीज़ देख पाते हैं वो सब उन्हीं चीज़ों की दास्तान सुनाता है। इस ज़माने में आप समझ सकते हैं कि बनमानुस का बुरा हाल हुआ होगा। इनमें से बाज़ 1-2 हड्डियाँ बर्फ़ के नीचे दब गई, बाज़ की 1-2 की हड्डियाँ जो है बर्फ़ के नीचे दबी नीचे और जानवरों की हड्डियों के साथ दफन हो गई और अब ज़मीन के अंदर बहुत दूर पड़ी हैं। ठीक है, यानी कि अब क्या है, ये सारी चीज़ें आपको ज़मीन के अंदर मिलती हैं जब खुदाई होती है, तो जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो
करोड़ों या लाख बरस पहले आबाद थे और इनके ज़माने में ज़मीन की क्या सूरत थी। लेकिन उन्होंने इस दौरान में शायद 2-4 बातें सीख ली थी जो बहुत काम की थी। कई जंगलों को जलते देखकर उन्हें पता लगाया था कि आग कैसे जलती है। ठीक है, यानी कि अब उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीख ली थी। आपने साइंस की बुक में अर्ली मैन की जो कहानी है उसमें पढ़ा होगा कि किस तरह से उन्होंने आग जलना सीख लिया था और फिर वो अपनी अब क्या देखिए, अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि उन्होंने आग जलाना सीख लिया। अब क्या बोलते हैं, वो अपनी खोहों और गारों में यानी गुफाओं में, है ना, में आग जलाकर तापने लगे। यानी अब उन्हें आग जलाना आ गई थी तो अब आग से क्या यूज़ करने लगे थे वो लोग के हाथ पैर तापने लगे थे, सर्दी में अपने आप को सर्दी से बचाने लगे थे। और इसमें जानवरों का गोश्त और शायद चम फूलों और चीज़ों को भी भूनने लगे थे। ठीक है, यानी कि अब जो ये फल वगैरह हैं ये सारी चीज़ें इन्हें भी वो लोग भूनने लगे थे और खाने पीने का इंतज़ाम उन्होंने करना शुरू कर दिया था। पहले कच्चे ही खाते थे लेकिन बाद में जब उन्हें आग का पता चल गया तो वो आग का इस्तेमाल करने लगे। वो पत्थरों को घिसकर उनसे भोंकने, छीलनी और काटनी भी लगे। ठीक है ना, वो क्या करते थे, पत्थरों को घिस के नुकीला कर लेते थे, धारदार कर लेते थे, उसे भोंकने का, छीलने का, काटने का ये सारे काम करने लगे और इसने उनकी ज़िंदगी को कुछ और आसान कर दिया। आजकल का इल्म बताता है कि अगर हम आजकल की बात करें तो हमें पता चलता है कि हम उन्हीं बनमानुस की औलाद हैं और जैसे जानवरों की तरक्की करते करते बनमानुस हुए थे वैसे ही बनमानुस जो थे वो तरक्की करते करते आदमी हो गए थे। लेकिन आज का इन बनमानुस की किसी एक किस्म से हमारा रिश्ता नहीं जोड़ता हाँ है तो हम एक ही थाली के चट्टे बट्टे। ठीक है, यानी हम सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे, लेकिन हम जिस खास नमूने पर बने हैं यानी हमारा जो मेन वो है नमूना हमारा, उसकी पहली मिसाल अभी तक हमें नहीं मिली है। ठीक है, यानी हमें नहीं पता कि हम किस पे बने हैं। तो ये किसने लिखा था, ये आपके प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब ने लिखा था। इसको हमने पढ़ लिया है। अब आगे आपका लिखा है, मायने याद कीजिए। तो यह लिखा आतिश अफ़ज़ा यानी आग उगलने वाला, साख्त यानी बनावट, संग यानी कि 100 खरब यानी कि बहुत साल पहले, है ना, खोपड़ी में ना समाना यानी समझ में ना आना, सिफत यानी खासियत यानी कि जो भी अच्छी बात हो, है ना, सख्त जाना यानी तकलीफ़ बर्दाश्त करने वाली बात है ना, जिसे बहुत ज़्यादा तले यानी नीचे, यानी रौन डालना, कुचल देना, दास्तान यानी लंबी कहानी और दास्तान फिक्शन का एक हिस्सा भी है। खो माने गार होता है। एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना ये एक आपका मुहावरा है जिसका मतलब होता है कि हम सब एक ही दूसरे के करीब ताल्लुक़ रखते हैं, है ना, एक ही जैसी सिफ़ातें हम सब में, और कदीमी यानी पुराना, कदीम से बना है। अभी आपको देखिए लिखा है, गौर कीजिए में हमारी दुनिया एकदम नहीं बनी, ठीक है, बल्कि इसके बनने में खासा वक्त लगा है और ये दर्जा बदर्जा अपने तकमील को पहुंची है। यानी कि 1 सेकंड में ये दुनिया नहीं बनी है, इसको बनने में काफ़ी लंबा अरसा लगा है और धीरे धीरे ये दुनिया बनी है। जबकि कुरान शरीफ में आया है कि कुन फयाकुन, जब अल्लाह पाक ने ये बात बोली तो ये दुनिया बन गई, है ना। लेकिन हाँ ये बात ठीक है, इसे तरक्की होने में बहुत टाइम लगा है। ये दुनिया इंसान और हैवान सभी के लिए बनाई गई थी, सभी जानवरों को जीने का हक हासिल है। यानी कि अब यही बात बोल रहे हैं कि आप किसी को ना मारें, किसी जानवर को ना सताएं, है ना। अब देखें यहाँ आपके आते हैं क्वेश्चन आंसर। तो आपके यहाँ 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके अलावा मुहावरे और कहावतें दी गई हैं जिनका जुमलों में इस्तेमाल करना है। इसके बाद ये आपका इल्मी काम है और इसके बाद दूसरा चैप्टर शुरू होता है। तो हम ये सारा काम जल्दी से आपकी आंसर शीट में से कर लेते हैं ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आ सके। कि यहाँ आपका पहला सवाल है, ज़मीन से बड़े आग के गोले कौन से हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है, ज़मीन से बड़े लाखों करोड़ों आग के गोले आसमान में चक्कर खाते दिखाई देते हैं। चमकते हुए तारे और सूरज ऐसे ही आग के गोले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ आपको दिया गया है, ज़मीन की बनावट से ज़मीन की उम्र का अंदाज़ा किस तरह लगाया जा सकता है। तो लिखा है, जब दुनिया सर्द पड़ गई तो जो ज़्यादा ठोस हिस्सा था वो चट्टान बन गया। साइंसदान चट्टानों और धातुओं से हिसाब लगा सकते हैं कि ज़मीन की उम्र क्या थी या क्या है। इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन लिखा है, ज़मीन पर मुख्तलिफ जानवरों की नशोनुमा कैसी हुई, यानी किस तरह से उन जानवरों ने फ़रोग़ पाया, किस तरह से वो फले फूले बड़े हुए। तो लिखिए यहाँ पे आपका लिखा है, समंदर की तह में ज़िंदगी का बीज पहुँचा, वहाँ पे वो फटा और फिर क्या हुआ, फटने के बाद वो फला फूला यानी बड़ा हुआ। लाखों करोड़ों बरस में ज़मीन ने
पौधों और कीड़ों की सूरत इख्तियार कर ली थी, यानी कि जो भी चीज़ें थी उन्होंने पौधे और कीड़ों की सूरत इख्तियार करी। कुछ कीड़े मछली और पानी के दूसरे जानवर बन गए और बाकी जो कुछ बने वो पानी से बाहर निकले, खुश्की यानी ज़मीन पर आए, ठीक है। और उसके बाद आने के बाद खुश्क ज़मीन पर आए, सूखी ज़मीन पर आए और रेंगना शुरू कर दिया और पानी के बगैर सांस लेने लगे। सांस लेकर जिंदा रहने की सलाहियत पैदा कर ली है ना। इस तरह से पानी और खुश्की के दोनों जगह जानवरों की नशोनुमा होने लगी, ठीक है। आगे क्या लिखा, दूध पिलाने वाले जानवर बड़े बड़े बेडौल जानवरों से ज़्यादा सख्त जान क्यों निकले। तो देखिए लिखा है क्योंकि ये जानवर इसलिए सख्त जान निकले क्योंकि इन्होंने दुनिया की मुसीबतों को झेल लिया। उनके जिस्मों में ऐसी तब्दीलियाँ होती रही जो मौसम की सख्तियों को अच्छी तरह से बर्दाश्त कर सके और वो दूसरे जानवरों से ज़्यादा सख्त हो सके, ठीक है। और जो दूसरे जानवर जो उन्हें मारने वाले हैं, जो उनको खाते हैं, उनका भोजन बनाते हैं अपना, है ना, उनकी ग़िज़ा बन जाते हैं, तो उनसे भी वो अपने आप को बचा सके। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है लिखा है ज़मीन के बर्फिस्तान बच जाने पर जो जानवर थे, है ना, उनका क्या हाल हुआ होगा, जो जानदार लोग थे। तो अब यहाँ देखिए लिखा है ज़मीन के बर्फिस्तान के बन जाने के बाद जो जानदार थे उनका बुरा हाल हो गया होगा। वो सब बर्फ़ के नीचे दब गए होंगे और दब कर मर भी गए होंगे, है ना। और ये लिखा है उनमें से जो कुछ की हड्डियाँ मिलती हैं वो उसी चीज़ों की हमें मिलती है जो हमें पता चलता है कि ज़मीन के नीचे इस तरह से दब गए होंगे। आगे देखिए लिखा है आग जलाने सीखने के बाद इंसानी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ कैसे हुई, क्या क्या तब्दीलियाँ आई। तो देखिए पता है आग जलाने से क्या हुआ, सर्द के मौसम में आसानी से मिलने लगे, बचने लगे सर्दी के मौसम से, है ना, खुद को तेप सकते थे, लिखा ना, तापने लगे। और जानवरों का गोश्त भी है ना उसे भी भून कर खाने लगे, पकाने लगे। अब आगे चलते हैं, यहाँ आपका देखिए लिखा है मुहावरों और कहावतों को जुमलों में इस्तेमाल करें। तो देखिए यहाँ पहला आपका दिया गया है क्या, खोपड़ी में ना समाना। तो अभी हमने पढ़ा था खोपड़ी में ना समाने का मतलब ये है कि वो बात जो समझ में ना आए। तो देखिए बेवकूफ़ आदमी को कितना ही समझा लो उसकी खोपड़ी में कुछ नहीं समाता है या कुछ नहीं समाता। अब ये कह रहे एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना, तो ये क्या होता है कि एक ही जगह के होना, एक ही साथ मतलब सब में एक ही जैसे खुसूसियात का होना। तो लिखा है जो भी हैं उन सब का चाहे वो कुछ भी हो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ठीक है। भेस बदलने का मतलब होता है अपने आप को थोड़ा सा बदलना। तो का भेस बदल कर कुछ देर के लिए ही धोखा दिया जा सकता है, हमेशा के लिए नहीं दिया जा सकता। तो इस तरह से ये वीडियो आपकी कंप्लीट होती है। अब आज की वीडियो को हम ये खत्म करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम अगली वीडियो में अपलोड करेंगे। इससे पहले के सारे चैप्टर अपलोड किए जा चुके हैं, अगर आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। आज की वीडियो बस इतने। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।